और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बातचीत को तैयार है, तय जगह पर प्रदर्शन करें। इस बात की अपील गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों से की है। उन्होंने कहा कि आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन लोगों की परेशानी का भी ख्याल रखिए, सड़क पर प्रदर्शन न करें किसान, ये अपील की है गृहमंत्री अमित शाह ने। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है किसान आंदोलन का। प्रदर्शन कर रहे हैं किसान दिल्ली की सड़कों पर, जिस बात को लेकर नाराजगी भी देखी गई थी। फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और 3 दिसंबर को इस मसले पर बातचीत होगी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। तो कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान लगातार दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को हुए संघर्ष के बाद किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी गई थी। इस वक्त 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें दिन और रात की। देखिए कैसे दिन में सड़क पर किसान डटे रहे और रात में किसान खाना बनाकर खाते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर रात की तस्वीरें जो हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे खाना पकाने को मजबूर हैं। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मांग पूरी होने तक वो इसी तरह डटे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके साथ क्या क्या तैयारियां करके आए आपको दिखाते नजारा आप देखेंगे। शाम के या सुबह के खाने के लिए लकड़ियां होती हैं, तमाम एक ट्रक में पूरी तरह से लकड़ियां भी हैं, बड़े बड़े भगोने भी हैं, गैस सिलेंडर भी है, पतीले भी हैं इसमें, और साथ में आटा चावल गेहूं भी है। साथ ही साथ अलग अलग व्यवस्थित रूप से ग्रुप जो है वो सुबह और शाम वो खाना भी बनाता है। आप देखेंगे ये जो ग्रुप है एक, वो लगातार खाना भी पका रहा है, जैसे उन लोग को किसी भी राजनीतिक जो मदद से खाने आ रहे हैं वो खाना ना पड़े। अपनी मेहनत से ही बनाई हुई रोटियों को देखिए एक समुदाय पूरा बैठकर बना रहा है और खाने के लिए। आप लोग भी लगातार बैठे हुए हैं। वीर जी कब से बना रहे, खुद ही बना रहे हैं आप लोग? बनाए हाँ भाई जी, जे साडे बाबे नानक का 20 रुपया का जो लंगर चलाया ना, असी वो चला रहे हैं। हाँ, जिन्ना चिर ये काले कानून वापस नहीं लवेगा उन्ना चिर असी इत्थे बैठे हैं, चाहे 6 महीने वापस ले ले, चाहे साल ले ले। जो साडी पैली आ पिछले सामने वाले है नहीं। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक ये वापस नहीं लवेगा, जब तक वापसी नहीं होगी। कुछ लोग और हैं यहाँ पर बैठे हुए, बुजुर्ग हैं। तो वीर जी आप लोग भी हैं, रोटियां देख रहे हैं और साथ में आपने लेबल भी लगा रखा है भारतीय किसान यूनियन मोर्चा। ये सब उसी के बैनर के नीचे ही हो रहा है? हाँ जी हाँ, बैनर के पिछे। असी जिन्ना चर साडा मसला हल नहीं होता इत्थों हलदे नहीं। साडे कोल 6-6 महीने का राशन है, जो मुक गया दोबारा होर आ जाएगा। देखना बड़े व्यवस्थित ढंग से आप लोग बना रहे हैं, पका रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा काम, लगातार चलाएंगे ऐसे ही काम, रुकने वाले नहीं। उतनी देर नहीं रुकेंगे जितनी देर हमारी मांगे ना पूरी होगी। देख रहा हूँ ट्रॉली में बड़ी व्यवस्था भी है, बिस्तरा भी लगा रखा है, लाइट भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। भगत सिंह बर्गर सामान सारा कुछ रखा है, हमने जो खाते हैं सब कुछ रखा है। आइए जरा ट्रॉली पे बात चलते हैं आपके साथ और देखते हैं कि ट्रॉली में क्या कुछ सुविधाएं हैं और उस सुविधाओं में क्या कुछ सामान से लैस है। तो आप देखेंगे ये ट्रॉली है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये ट्रॉली है और ट्रॉली के अंदर से ही आप देखेंगे सारा सामान यहाँ पर हमारे पास पड़ा है। 6 महीने का सामान पूरा हमारे पास है। हम उतनी देर नहीं हटेंगे पीछे जितनी देर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अच्छा, मांग नहीं। आप देखेंगे सारा सामान यहाँ पे हम देखें तो इस ट्रॉली में पूरा टेंट लगा हुआ है, कवर्ड कर उसमें पूरी तरह से
कपड़े भी हैं, बिस्तरे भी हैं, हर तरफ से बोरे पड़े हुए हैं। तमाम क्या क्या सामान है सर अंदर? ये सारा सामान है, जो दाला साजा, जो आटा, छोले या मूंगी या सारा दो दाला, सारा को सामान पे है। पानी वाधू है, घोड़ा, खंड है, चाह है, पत्ती, सारा कुछ है। सारा सी लेके आए? हाँ, सारा को लेके आए करो। अभी आपने सर्द रात में टीकरी बॉर्डर से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। अब आप सिंघू बॉर्डर पर किसान रात के वक्त क्या कर रहे हैं वो देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि सामने लंगर की सेवाएं चल रही है और लगातार हर जो ट्रैक्टर है वहां पे खाना बन रहा है या लंगर की सेवाएं हो रही है। ये देख सकते हैं कि कैसे पूरे ट्रैक्टर में खाने पीने की सामान है जिससे तकलीफें ना हो। जितना लंबा ये प्रदर्शन बल्कि चले तब भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से आयोजन किए गए हैं। यहाँ पे हर ट्रैक्टर में खाने पीने की सामग्री मौजूद है, पानी पीने का पानी भी मौजूद है। बात करते हैं सर, ये बताइए कि कितने जनों का सर आज खाना लंगर में आप बांट रहे हैं? देखो, इसकी गिनती में तो कोई है, नाम गिनती करते हैं। वाहिगुरु का लंगर है, कोई भी आके खा सकता है। आप आओ, कोई हो, दुश्मन हो, मित्र हो, सबको लिए सब लंगर तैयार है। सर ये बताइए कि अगर ये प्रदर्शन मान लीजिए अगर 6 महीने चला सर, तो 6 महीने तक इतनी सामग्री है कि आप लोगों को खाना खिला सकते हैं यहाँ पे? महाराज की फुल कृपा जी, दिन दे टोट ना आवे अगणत भरे भंडार। उस मालक ने बहुत कुछ दिया वा जी, पर जिहड़ी सरकार है वो खोने चाहती है, पर वो बेअंत है। वो पत्थर 'ਚ कीड़े ਨੂੰ भी दे रहा भी ये मोदी भुੱਲ ਜਾਵੇ भी ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मर जाएंगे, पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ हैं, 6 ਮਹੀਨੇ साल जिन्ना भी संघर्ष ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ बैठे हैं ਇੱਥੇ। ऐसे ही गाजियाबाद में भी किसान रात में धरना देने में जुटे हैं और कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा पर मौजूद हूँ। ये यूपी गेट है और यहाँ पर किसानों ने पूरी तरह से डेरा जमा लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली तो जाएंगे लेकिन जंतर मंतर जाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे। क्या कुछ सूरत हाल है रात में रहने वाला है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ देखिए पीछे तमाम जो किसान हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है और यहीं पर रात पूरी तरह से बिताने की व्यवस्था है। बल्कि किसान ये भी कह चुके हैं कि वो यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक कोई सॉल्यूशन, कोई हल नजर नहीं आता है। आगे चलते हैं और आपको बाकी की व्यवस्था यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इंतजाम उन्होंने किए हैं। इधर देखिए, यहाँ जो गद्दे हैं उसके इंतजाम किए गए हैं ताकि रात को वो आसानी से यहाँ पर सो पाएं और आगे की पूरी व्यवस्था खाने पीने की गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको ये व्यवस्था दिखा दें गद्दे की। अब उधर चलते हैं, उस तरफ क्या व्यवस्था है यहाँ देखिए, क्योंकि सर्दी की रात है और जैसे जैसे रात जो है वो बढ़ेगी तो ठंड बढ़ेगी। उसके लिए यहाँ पर ये ब्लैंकेट्स, ये कंबल की व्यवस्था की गई है, पानी जो है पीने की व्यवस्था की गई है और उधर जो ट्रैक्टर हैं उनमें तमाम जो सामान है वो पहले से लेकर चल रहे थे। यहाँ पर पूछ लेते हैं क्या कुछ व्यवस्था है जी? खाने पीने की सब व्यवस्था है। आप लोगों ने क्या अपने लिए व्यवस्था? हाँ, अपने लिए कर रखी। कब तक रुकेंगे? जितने आर पार नहीं हो लड़ा इतने। तो आर पार वाली बात किसान कह रहे हैं, आर पार वाली। यहाँ पर एक किसान, बुजुर्ग किसान है जो यहाँ पर अब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि दिन में जो वो आए तो काफी बड़े एक रेले के साथ आए, एक काफिला यहाँ पर पहुंचा। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। उनसे पूछ लेते हैं जो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पूरी रात यहीं गुजरी? बिल्कुल यहीं गुजरेगी। मोदी के मन की बात में गुजारना पड़ रहा है यहाँ से। जो मोदी मन की बात करता है उसमें गुजारनी पड़ती। यहाँ से गिरा दिया। ठंड तो नहीं लगेगी? ठंड तो हम दूर करें। हम किसान तो जो ठंड भी हो तो ठंड को दूर करते हैं। इस सरकार में ठंड है, इसकी ठंड को दूर कर देंगे। क्या तय हुआ है, क्या तय हुआ है, क्या कह के गए हैं टिकैत साहब? ऐसा जी, ये हमारा धरना कल जारी रहेगा और कल से देहात में ट्रैक्टर ट्रोले आना शुरू होंगे। और इससे पहले कृषि बिलों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर तीसरे दिन भी डटे रहे तो कुछ किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर इकट्ठा दिखे। हालांकि तीसरे दिन पहले और दूसरे दिन के जैसा पुलिस और किसानों का घमासान देखने को नहीं मिला। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा किसानों ने सड़क पर टायर जलाकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दिल्ली और हरियाणा का ये सिंधु बॉर्डर आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ दिल्ली के अंदर प्रवेश करते ही दिल्ली पुलिस
तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ पंजाब से और हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से आए किसान यहाँ रुके हुए हैं। लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कहीं टायर जला करके तो कहीं पुतले जला करके विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के किसान यहाँ पर रुके हुए हैं। आप भले ही किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस फिर भी सतर्क है और 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। सबसे आगे कटीले तार है, फिर ट्रकों को बैरिकेड की तरह लगाया गया है और आखिर में वाटर कैनन। लेकिन ये सब भी किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि किसान शायद इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, इसीलिए दिन रात सड़कों पर डटे हैं। तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में लगा करके, सड़क के बीच में लगा करके जो तमाम किसान जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आकर के तमाम जो लोग हैं इसी हाईवे पर ही बैठ चुके हैं। आगे, हालांकि इससे आगे दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन ये तमाम लोग इसी जगह पर खड़े हैं अपने साथ में ट्रैक्टर लेकर के, जिसके ऊपर ये लोग सवार होकर के यहाँ तक पहुँचे थे। जो अब आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके का उत्साह और आगे की रणनीति देखते हैं? देखो, आगे की रणनीति देखते हैं। जो हमारे सीनियर हैं 470 के करीब जथेबंदियां हैं जो डिसीजन लेगी, और पंजाब ਦੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ डिसीजन लेंगे ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ अडानी वानिया की सरकार है, जिमें अडानी वानी इनू बजाने उमें मोदी सरकार बजती है। उधर आंदोलन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लिहाजा कुछ किसान निरंकारी ग्राउंड पर भी मौजूद दिखे और सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की अपील की। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, ये आपको दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन जगदीश से चाहेंगे कि देखिए जो ट्रैक्टर है, इन ट्रैक्टरों पे सवार होकर के, क्योंकि बड़े पॉलीथीन से कवर करके इनको, क्योंकि रात्रि रुकने की भी व्यवस्था है, राशन भी इन्हें अपना साथ लेकर के आए हैं। आखिर ये लड़ाई कब तक चलती है, ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता है, उसकी तमाम तैयारियां यहाँ पर करके ये आए हैं। तो इसको आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो एक तरफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अपने खाने की भी तैयारियां तमाम इन किसानों के द्वारा स्वयं की जा रही है। अपना राशन साथ लेकर के आए हैं, क्योंकि नहीं मालूम कि लड़ाई कब तक चलनी है, सरकार पे दबाव बनाना है अपनी बात को लेकर के। तो ऐसे में राशन की भी कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने। हमने देखा किस तरीके से इन किसानों ने कल जवानों की, जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको भी भोजन करवाया था, जो अपने साथ लेकर के आते हैं। तो इसी के साथ साथ ये आप दिखाना चाहेंगे किस तरह सामूहिक होकर के खुद ही ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं खाना बनाने की, पूरा राशन यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। इस समय हम निरंकारी मैदान में खड़े हैं और लगातार, जैसे आप देख सकते हैं कि किसान के छोटे छोटे गुट लगातार निरंकारी मैदान में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में किसान जो प्रदर्शन चल रहा है वो जोर पकड़ रहा है। और इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया किसान संघ के मेंबर्स जो हैं और जनरल सेक्रेटरी पंजाब के वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जो प्रदर्शन हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके तौर से पूरे मामले को लेके क्या प्रतिक्रिया है सर? जो देखो, केंद्र की सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए हैं, उसको लेकर पंजाब के किसान 5 जून से लगातार लड़ रहे हैं। हम मानते हैं ये कानून है जहां किसान विरोधी ही नहीं, देश की जनता के विरोधी हैं, सूबे के अधिकारों के ऊपर बंदिश लगाते हैं, सूबे के खिलाफ हैं, संघी ढांचे के, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। इन कानूनों के जरिए केंद्र की सरकार MSP से भागना चाहती है और सरकारी खरीद से खेड़ा छड़ाना चाहती है, और इससे किसान पर जो ऐसा होएगा जो बिहार के किसानों के साथ होता है वो पंजाब के किसानों के साथ होएगा। कुल मिलाकर किसानों ने दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी की हुई है, क्योंकि इसके लिए वो ट्रैक्टरों पर गैस सिलेंडर और चूल्हे लेकर चल रहे हैं। तो वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक पुलिस ने भी 8 बड़ी नाकेबंदी कर किसान आंदोलन में किसी तरह का उग्र प्रदर्शन न हो पाए, इसके लिए कमर कस रखी है। किसान आंदोलन के बीच ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों की पुलिस अफसर के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ड्यूटी पर तैनात LIU इंस्पेक्टर भारत भूषण ने जब किसानों से मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा तो गुस्साए किसानों ने इंस्पेक्टर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की और इंस्पेक्टर का मोबाइल छीन लिया। हालांकि इस बीच कुछ किसान गुस्साए किसानों को शांत कराते हुए भी दिखाई दिए।
उधर शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा किसानों के लिए खाने पीने का सामान लेकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उन्हें वापस भेज दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की लगाई बैरिकेड पर खड़े होकर सिरसा को लौटा दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान किसानों ने दावा किया कि सिरसा खाने पीने का सामान लेकर सिर्फ राजनीति करने आए थे, लेकिन उनके पास लंगर बहुत है, लिहाजा उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा बज्जर गुनाह किया है जो कभी माफ करने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ था। जिस तरह से गड्ढे खोद कर उनको रोका गया, उनके ऊपर आंसू गैस चलाए गए, पत्थर चलाया गया, पानी बरसाया गया, ये बड़ा दुखदायी है। और अभी हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, किसानों की बात सुनो और किसान जो चाहते हैं उनके मुताबिक उनका फैसला किया जाए। और किसान जत्थेबंदियों ने जो फैसला किया है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनको आश्वासन देती है, जब तक भी वो जहां भी धरने पर बैठेंगे, जितने भी लोग बैठेंगे, तब तक दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनके लिए खाने पीने लंगर का इंतजाम रखेगी। वो हम लेकर पहुंचे हैं। हालांकि किसानों ने इजाजत के बाद भी दिल्ली में एंट्री से फिलहाल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली को घेरने आए हैं, न कि दिल्ली में घिर जाने के लिए। हमारी 30 जथेबंदियों की आज यहाँ मीटिंग हुई है। मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम यहीं बैठेंगे, आगे नहीं कहीं जाएंगे। और रोज सुबह 11 बजे मीटिंग सभी जथेबंदियों के साथ होया करेगी। जो जथेबंदियां जहाँ लोग जैसे विचार होगा वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हम जाएंगे। फिलहाल हम जहीं डटे रहेंगे। सानू जगह बारे कोई नहीं पता, सी फिलहाल उत्थे नहीं जावांगे। जे जथेबंदियां 2-4-5 दिन नूं समझणगीਆਂ भी उत्थे जाण दी लोड़ आ, फिर जावांगे। अजे फिलहाल असीं किते नहीं जावांगे, इत्थे ही पक्के तौर ते डटे रहांगे। पक्के असीं तंबू लग गए ने, पक्की स्टेज दी कमी सी, स्टेज असीं वड्डी करन जा रहे हैं, स्टेज इत्थे वधिया ला लावांगे। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी का दावा किया है। खट्टर ने कहा कि भीड़ में उपद्रवियों के शामिल होने के इनपुट्स मिले, जैसे ही जानकारी पुख्ता होगी इसका खुलासा करेंगे। ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बता दिया है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़नी चाहिए। क्योंकि शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ओवैसी के गढ़ में रैली करने पहुंचे और दावा किया कि जीते तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर जनता भाग्यनगर। कड़ी सुरक्षा और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए पहले फेज की वोटिंग हुई। हालांकि कुछ जगहों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन दक्षिण कश्मीर में वोट डालने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। पर्चर में भी सुधार आया है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर आके अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 300 से हटाए जाने के बाद पहली बार एक बड़ी इलेक्टोरल प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं वो शुरू हो गया और यूनियन टेरिटरी में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। हम पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे कुछ महिलाएं जो है वो आई है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाको चौबंद इंतजाम
किए गए हैं। पोलिंग बूथ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है। एक पोलिंग बूथ के अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे जहां पे कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। ये बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पुराने तरीके से ईवीएम के बदले इस टाइम बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है इन चुनावों को लेकर। काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ठंड भी है, लेकिन ठंड के बावजूद लोग एक एक दो करके पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं और अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूरे इस पहले चरण के लिए तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 7 लाख वोटर्स जो हैं जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। और पहले चरण में 1427 कैंडिडेट है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले इलेक्शन में जब पंचायत इलेक्शन हुए थे तो काफ़ी जगह ऐसी थी जहां पे इलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी इस बारी जो है इसी चरण में जो है चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के कितने बंदोबस्त किए गए हैं। न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी पोलिंग बूथों के अंदर और बाहर जो है वो ड्यूटी पे हैं ताकि किसी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के खान साहब इलाके में हैं, जहाँ पे खान साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे डीडीसी और पंचायत के जो बाई इलेक्शंस है वो हो रहे हैं। और श्रीनगर में जिस तरह हमने देखा कि लोगों की लंबी लंबी कतारें नहीं थी, लेकिन 5-6 की तादाद में लोग आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ मामला ऐसा ही है, 1-1, 2-2, 3-3 करके जो है लोग आ रहे हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मुद्दे श्रीनगर में हैं तकरीबन वैसे ही इशूज़ यहाँ पे भी हैं। डेवलपमेंट के एम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दे हैं वही यहाँ पे खास तौर से महिलाओं में काफ़ी हमने उत्साह देखा। श्रीनगर में भी, यहाँ बडगाम में भी, यहाँ पे महिलाएं बाहर आके अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। और जैसा हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं है, लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। और शायद लोग भी है, लोगों के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद लोगों में शायद उनको मालूम भी नहीं है कि ये इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ग्राउंड पे कहीं ज़्यादा हमें दिखने को नहीं मिल रही। वो जो जिस तरह की एग्रेसिव कैंपेनिंग जिसको हम बोलते हैं वो हमने नहीं देखी। तो बंद कमरों से ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लोगों से अपील करते रहे। इंडियन नेवी ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो तैनात कर दिए। मार्कोस को दाढ़ी वाली फोर्स भी कहा जाता है। इस इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से ही मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में मार्कोस तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि तीनों सेनाओं के सबसे बेहतरीन कमांडोज लद्दाख के मुश्किल हालात से तालमेल बैठा सके। इस तैनाती से मार्कोस को बेहद सर्द मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने का अनुभव मिल पाए। सूत्रों के मुताबिक मार्कोस कमांडो उसी एरिया में तैनात किए गए हैं जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल के बाद से आमने सामने है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि नौसेना के कमांडोज को जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई बोट भी मिलने वाली है। अब तक लद्दाख में आर्मी और एयरफोर्स का मूवमेंट चल रहा था, लेकिन इसमें अब इंडियन नेवी भी शामिल हो गई। सेना के पैरा स्पेशल फोर्स और कैबिनेट सेक्रेटरीट की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। वहीं हालात बिगड़ने पर सामरिक रूप से अहम चोटियों पर एयरफोर्स के स्पेशल गरुड़ कमांडोज तैनात किए गए थे। ये कमांडो IGLA एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। यूपी में लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही अब ये अध्यादेश यूपी में लागू हो गया। इस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए पुलिस एक्ट में बदलाव किया गया है। इसके बाद अब पुलिस बिना मास्क लगाए पकड़े गए लोगों को सीधा जेल भेज सकेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस को इनोवा कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। महाराष्ट्र के पंढरपुर मंगलवेधा विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक भरत भालके का निधन हो गया। वो 30 अक्टूबर को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। राजधानी दिल्ली के रेल भवन में कोविड-19 संक्रमण के 100 मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे मंत्रालय को 4 दिनों के लिए सील कर दिया गया है।
ओला उबर जैसी कैब कंपनियों को भारत सरकार की नई मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन से बड़ा झटका लगा है। टैक्सी सेवाएं चलाने के लिए अब राज्य सरकारों से लाइसेंस लेना होगा। वहीं हर ड्राइव पर ड्राइवर को 80% किराया मिलेगा और कंपनियों के खाते में सिर्फ 20% जाएगा। पीएम मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम देव दीपावली के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। राजस्थान में निजी लैब में कोरोना संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच अब 1200 रुपए की बजाय 800 रुपए में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के लिए पहले चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान दोपहर 2 बजे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले अहमद पटेल ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लव जिहाद कानून के खिलाफ है। पार्टी योगी सरकार के कानून का विरोध करेगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में महेवा घाट थाना इलाके में राशन उठान के दौरान एक कोटेदार को दबंगों ने जमकर पीट दिया। बीच बचाव करने पहुंचे गोदाम के एक अधिकारी के साथ गाली गलौज की गई। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना इलाके में 11 साल की एक बच्ची का शव खेत से बरामद किया गया है। बच्ची के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के अतरौली में एक शख्स शादी के बाद अपनी दुल्हन के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचा। गांव में दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। ऑस्ट्रेलिया में पहले वनडे में धीमी ओवर गति के लिए भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी मैच रेफरी डेविड बून ने 20% का जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन प्लांट्स का दौरा किया। इस दौरान मोदी ने हैदराबाद में स्वदेशी कोवैक्सीन बना रहे भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को ट्रायल की कामयाबी के लिए बधाई दी। के दिन कोरोना वैक्सीन बना रही 3 कंपनियों का दौरा कर पीएम मोदी ने जता दिया कि वो कोरोना की दवाई बनने की गति जानने को लेकर कितने चिंतित हैं, क्योंकि 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें देखा जा सकता है कि मोदी ने कैसे अहमदाबाद में जायडस बायोटेक, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वैज्ञानिकों से वैक्सीन का स्टेटस जाना। सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में करीब 1 घंटा रुके और वैज्ञानिकों से वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वो पीपीई किट पहने हुए थे। उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। पीएम ने कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव से भी बात की। यहाँ जायडस बायोटेक अपनी वैक्सीन जायको-डी डेवलप कर रही है। इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुके हैं। गुजरात बेस्ड जायडस बायोटेक की ये वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है। इसके बाद पीएम हैदराबाद में भारत बायोटेक पहुंचे, जहां भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोवैक्सीन बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसके भी फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इस दौरान मोदी ने हैदराबाद में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को ट्रायल की कामयाबी के लिए बधाई दी। इतना ही नहीं, पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी गए, जहां कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में सबसे पहले यही वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि यहाँ की कोविशील्ड के अंतिम फेज के ट्रायल्स 2 तरह से किए गए हैं। पहले में 62% असर दिखा, जबकि दूसरे में 90% से ज्यादा। इससे पहले 24 नवंबर को 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अभी ये तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन की 1 डोज देनी होगी या 2। उसकी कीमत क्या होगी, ये भी तय नहीं है। माना जा रहा है कि तीनों विजिट के बाद इन सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। और वहीं पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने पीएम के दौरे और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। अदार ने कहा कि अगले 2 हफ्ते में वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अगले साल की पहली या दूसरी तिमाही में वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। What we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure that is granted, based on the data that will have to be submitted. We are in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the Health Ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. ईरान में न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। हत्या का शक मोसाद और CIA पर जताया जा रहा है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे पर पलटवार किया और कहा कि उद्धव ठाकरे हमें डराए नहीं, बल्कि इसके बदले शासन दिखाएं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को बदले की राजनीति से दूरी बनाने की चेतावनी दी थी। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बांदी संजय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दोनों पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के चौरी इलाके में जमीन के विवाद में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा से सरकारी नौकरियों के परीक्षा सॉल्वर गैंग के 9 आरोपी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल और गृह मंत्रालय का एक कर्मचारी भी पकड़ा गया है। आरोपियों से 2 लाख कैश और 3 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। यूपी के आगरा में पैरोल पर बाहर आए 88 कैदी जेल में वक्त पर हाजिर नहीं हुए। कोरोना महामारी की वजह से कैदियों को आगरा की जिला जेल से पैरोल पर छोड़ा गया था।